हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सीए विकास शर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सीए विकास शर्मा पर। दोस्तों, आज मैं लाया हूं आपके लिए नोटिफिकेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से रिलीज की गई है। और ये नोटिफिकेशन बात करती है आपके इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड, जो कि एप्लीकेबल होगी असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए, जिसका रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर रहेगा 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 20। सो दोस्तों, डिपार्टमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से आपके आईटीआर फॉर्म 1 to 7 ऑलरेडी रिलीज कर दिए गए हैं। हालांकि इसका अभी उनके वेबसाइट पर कोई जिक्र नहीं है और वेबसाइट पर भी कोई फॉर्म अभी लॉन्च नहीं हुए हैं। इसका मतलब आप उनकी वेबसाइट से अभी जावा यूटिलिटी, एक्सेल यूटिलिटी में अभी उन फॉर्म्स को यूज नहीं कर पाएंगे। बट आने वाले ही कुछ दिनों में, मे बी फर्स्ट वीक ऑफ जून और द सेकेंड वीक ऑफ जून, ये फॉर्म डिपार्टमेंट की तरफ से वेबसाइट पर भी लाइव कर दिए जाएंगे, जिसके बाद आप अपनी आईटीआर फाइल करना शुरू कर पाएंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं नोटिफिकेशन में उन्होंने क्या लिखा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बार जब आईटीआर फॉर्म रिलीज किए गए हैं तो जैसे हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस किए जाते हैं, इस बार भी कुछ चेंजेस लेके आए हैं। तो इसी वीडियो में मैं आपको वो चेंजेस भी डिस्कस करूंगा कि क्या वो चेंजेस किए गए हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, जो हमें इस बार ध्यान रखने हैं और वो इन्फॉर्मेशन आईटीआर के अंदर प्रोवाइड करानी है। तो सबसे पहले दोस्तों नोटिफिकेशन देख लेते हैं। नोटिफिकेशन 29 मई 2020 को डिपार्टमेंट की तरफ से इशू की गई है ई गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू, जिसमें उन्होंने सिंपल सी एक चीज बोली है कि हमने कुछ अपेंडिक्स 2 ऑफ द आईटीआर 1, 2, 3, 4 एंड 7 तक के हमने नीचे अटैच कर दिए हैं। तो अगर आप उन अपेंडिक्स को देखना चाहते हैं तो इट्स नथिंग, इट्स अ टोटल आईटीआर फॉर्म। तो आपका ये आईटीआर 1, जो कि सहज के नाम से जाना जाता है, उसका पूरा फॉर्म इश्यू कर दिया है। इसी तरह से यहाँ पर आईटीआर 7 तक के सारे फॉर्म यहाँ पर अटैच किए गए हैं। इस पीडीएफ फाइल को और गैजेट नोटिफिकेशन को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, ताकि आप अपने रेफरेंसेस के लिए इन्हें डाउनलोड कर पाएं। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऐसे क्या चेंजेस किए गए हैं इस बार आईटीआर्स में, जो हमें ध्यान रखने हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने आईटीआर 1 से रिलेटेड चेंजेस की। तो दोस्तों, सबसे पहला जो चेंजेस किया गया है आईटीआर 1 में, वो हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। जी हाँ, अगर आप अपनी आईटीआर 1 फाइल करते हैं और आपके पास हाउस प्रॉपर्टी में कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस या कैरी फॉरवर्ड लॉसेस हैं, तो अब आप अपनी आईटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी में कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस या कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस है। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है चेंजेस में। एन इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल जिनके पास ब्रॉड फॉरवर्ड या कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेस अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी होते हैं, they can not longer use ITR 1 to file his or her इनकम टैक्स रिटर्न। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा चेंजेस किया गया है। पहले आप क्या करते थे, अगर आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी होती थी, देन यू कैन यूज योर आईटीआर 1। बट अब अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी में कोई भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस या कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस हैं, तो आप अपनी आईटीआर 1 यूज नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो चेंजेस लेके आए हैं दोस्तों, वो ये है कि अगर आपने अपनी कोई हाउस प्रॉपर्टी किराए पर दी हुई है, तो उस केस में आपको अपने टीनेंट की इंफॉर्मेशन भी आईटीआर 1 में फाइल करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, पहले आईटीआर 1 में टीनेंट की इंफॉर्मेशन नहीं जाती थी, वहां पर केवल रेंटल अमाउंट जाता था, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू। अब यहाँ पर आपको अपने टीनेंट की इंफॉर्मेशन भी अपने आईटीआर 1 में फाइल करनी पड़ेगी। अब वो इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है दोस्तों, टीनेंट का नेम, पैन नंबर या आधार नंबर अगर आपके पास अवेलेबल है, तो आपको वो अपनी आईटीआर में फाइल करना पड़ेगा। दोस्तों, इसके बाद जो चेंजेस लेके आए हैं, वो चेंजेस है कि एक नया डिस्क्लोजर इन्होंने पार्ट ए में जोड़ा है, जो बात करता है आपके पासपोर्ट डिटेल के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप पासपोर्ट होल्ड करते हैं, तो आपको अपनी आईटीआर 1 में पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन की जो बात करता है, उसमें आपको अपना वैलिड पासपोर्ट नंबर भी फाइल करना पड़ेगा। आपको अपना वैलिड पासपोर्ट नंबर की इंफॉर्मेशन वहां पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर आप अपना कोई पासपोर्ट होल्ड नहीं करते हैं, तो उस केस में आप उसे नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद जो चेंजेस किया गया है, वो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में चेंजेस किया गया है। तो जैसे कि पहले आप जानते हैं, आईटीआर 1 में जनरल इंफॉर्मेशन के अंदर ही आपसे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछ लिया जाता था, वेदर यू आर अ पब्लिक वर्किंग इन अ पीएसयू, वर्किंग इन अ अदर, नॉट एप्लीकेबल, इस तरह के आपको ऑप्शंस दिए जाते थे। तो अब क्या चेंजेस किया गया है, इस नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट को पार्ट ए से मूव करके पार्ट बी में ले गए हैं।
ऐसा हो सकता है दोस्तों कि आपको सैलरी मल्टीपल सोर्सेज से आती हो, मे बी आप एक जगह पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो, एक जगह आप फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो, और हो सकता है आप मल्टीपल जगह पे पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो। अब वो जो एम्प्लॉयमेंट टाइप होता है, पहले क्या होता था, आप एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करते थे, लेकिन हो सकता है आप मल्टीपल टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयमेंट में हो, तो अब आपको हर एम्प्लॉयमेंट के सामने उसका एम्प्लॉयमेंट नेचर सेलेक्ट करना होगा, whether the employment is in government sector, whether it is in a PSU sector or in a other। ठीक है, तो ये चेंज किया गया है दोस्तों। इसके बाद जो एक चेंज किया गया है वो एक सेपरेट कॉलम डाला गया है रिगार्डिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जिसमें हम बात करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 क्लॉज 4। तो दोस्तों इस केस में क्या होगा, अगर आपको कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ है ऑन अ कंपनसिएशन और एनहेंसमेंट कंपनसिएशन, तो आपको उसका भी डिस्क्लोजर और डिडक्शन यहाँ पर अलग से शो करनी पड़ेगी, जिसका पहले आईटीआर में कोई ऑप्शन नहीं होता था। तो दोस्तों ये कुछ मैंने चेंजेस आपके लिए हाईलाइट करे हैं जो कि आईटीआर 1 में किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं आईटीआर 4 में क्या चेंजेस आए हैं। दोस्तों आईटीआर 4 के चेंजेस की लिस्ट बहुत लंबी है, तो एक एक करके उसको डिस्कस कर लेंगे कि क्या मेजर चेंजेस आईटीआर 4 में किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से, विच इज रेलेवेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, एक टैक्स पेयर हुज ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस और कैरी फॉरवर्ड लॉसेस फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगर है, तो वो आईटीआर 4 का यूज नहीं कर सकते हैं। दोस्तों अभी मैंने ऊपर बताया आपको, अगर आपके पास इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कैरी फॉरवर्ड लॉसेस हैं या ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं, तो आप आईटीआर 1 भी यूज नहीं कर सकते, आप आईटीआर 4 भी यूज नहीं कर सकते। आपको केवल आईटीआर 2 और 3 में से ही कोई एक आईटीआर यूज करनी पड़ेगी, अगर आपके पास इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कैरी फॉरवर्ड या ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं। दोस्तों इसके बाद जो चेंज किया गया है, in case of a house property is rented out, the taxpayer will have to provide the name and PAN number। ये सेम चेंज है जो हमने आईटीआर 1 में समझा, वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। उसके बाद एक नया डिस्क्लोजर इंडियन पासपोर्ट वाला, सेम इज द एज द केस इन आईटीआर 1। तो जो हमने आईटीआर 1 में बात बताई है वही आईटीआर 4 पर भी एप्लीकेबल होगी। अब उसके बाद कुछ और चेंजेस हैं दोस्तों जो देख लेते हैं, स्पेसिफिकली आईटीआर 4 के लिए किए गए हैं। सबसे पहला चेंजेस है, has the taxpayer deposited an amount or aggregate of amount exceeding 1 crore or more in a current account during the previous year? If yes, the amount has to be reported। तो दोस्तों अभी आपको पता ही होगा 1 करोड़ से ऊपर के कैश डिपॉजिट पे कोई ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया गया था, तो ये उसके बारे में एक डिस्क्लोजर मांगा जा रहा है। अगर आपने 1 करोड़ से ऊपर कोई भी डिपॉजिट, चाहे वो वन टाइम है चाहे वो एग्रीगेट है, ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, तो उस केस में आपको उसका डिस्क्लोजर अपनी आईटीआर 4 में देना पड़ेगा विद अमाउंट डिपॉजिटेड, आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो चेंज किया गया है दोस्तों वो है, has the taxpayer spent an amount or aggregate of the amount exceeding rupees 2 lakh for a travel of foreign country for himself। मतलब अगर आपने फॉरेन कंट्री के ट्रेवल पर 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करे हैं, तो उसका भी डिस्क्लोजर आपको अपनी आईटीआर में देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर आपको डिस्क्लोजर देना है। अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1 लाख रुपए से ऊपर का हो जाता है, तो आप अपनी आईटीआर में उसका डिस्क्लोजर देंगे। दोस्तों फिर बात कर लेते हैं, इन केस ऑफ आईटीआर 4 being filed by a representative, आधार नंबर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इज रिक्वायर्ड। मैं जानता हूं रिप्रेजेंटेटिव द्वारा फाइल की गई आईटीआर में वो अपना इंफॉर्मेशन देते हैं, हाउ दे आर रिप्रेजेंटेटिव, देयर पैन नंबर एज वेल, बट इस बार से उन्होंने यहाँ पर आधार नंबर की रिक्वायरमेंट और जोड़ दी है। तो अब अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव आईटीआर फाइल करता है, तो उस केस में उसको अपना आधार नंबर भी वहां पर कोट करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों कुछ जनरल एडिशनल डिस्क्लोजर और मांगे गए हैं पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन में, जिसमें हम बात कर लेते हैं वो क्या इंफॉर्मेशन है। जैसे कि टैक्स पेयर इज अ पार्टनर ऑफ फर्म, क्या आप किसी फर्म में पार्टनर हैं? अगर पार्टनर हैं तो आपको अपना नेम, पैन नंबर ऑफ द फर्म भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये एक एडिशनल डिस्क्लोजर डाला गया है पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन में। दूसरा डिस्क्लोजर आपसे पूछा जा रहा है, डिटेल ऑफ द पार्टनर, डिटेल ऑफ द फर्म सच एज अ नेम, एड्रेस, परसेंटेज इन अ शेयर एंड एक्सेट्रा। तो अगर आप किसी फर्म में पार्टनर है तो उसकी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन भी आपको देनी पड़ेगी।
इसके अलावा दोस्तों नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेम जो हमने ITR 1 में कवर किया बिल्कुल एज इट इज है। अगर आप मल्टीपल एम्प्लॉयमेंट में है तो आपको हर एम्प्लॉयमेंट के सामने उसका नेचर सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों कुछ और इंफॉर्मेशन ITR 4 में जोड़ी गई है, जैसे कि है वो फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ द बिजनेस सेक्शन ऑफ ITR 4 हैज बीन रिप्लेस्ड फॉर अ पर्टिकुलर ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू प्रेजम्पटिव बिजनेस। तो प्रेजम्पटिव बिजनेस में अगर आपका कैश और बैंक ट्रांजैक्शन है उसके एडिशनल डिस्क्लोजर कुछ जुड़ गए हैं, जैसे आपको ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैश बताना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ द बैंक बताना पड़ेगा, एग्रीगेट फॉर ऑल द बैंक, मतलब अगर आपके पास मल्टीपल बैंक्स है तो वो सभी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ देनी पड़ेगी। टोटल रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, पेमेंट और विड्रॉल मेड ड्यूरिंग द ईयर आपको बताने पड़ेंगे। दोस्तों पहले क्या होता था, ITR 4 जहां पर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सिस्टम लोग फॉलो करते थे वहां पर अपने डिस्क्लोजर प्रॉपर नहीं देते थे, क्योंकि वो ये ग्राउंड लेते थे कि वी आर नॉट लाइबल टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। हम टोटल ये बता सकते हैं कि हमारे पास टोटल कलेक्शन और टर्नओवर कितना है, बट दिस टाइम डिपार्टमेंट ने एक चेंजेस किया है जिसमें वो आपका ओपनिंग बैलेंस, टोटल विड्रॉल, टोटल कलेक्शन, इस तरह की इंफॉर्मेशन भी मांगी जा रही हैं। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ ये इंफॉर्मेशन आपकी इंफॉर्मेशन को ट्रायंगुलेट करने के लिए, आप ही की चीजों को पकड़ने के लिए की जा रही है कि SSC कहीं मैनिपुलेशंस तो नहीं कर रहा है। इसके बाद दोस्तों जो चेंज किया गया है वो एक सेपरेट कॉलम इंसर्ट किया गया है फॉर अ इनकम अंडर हेड अदर सोर्स रिगार्डिंग द इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अ कंपनसेशन और एनहांसमेंट कंपनसेशन, जो कि हमने ITR 1 में भी डिस्कस किया है। तो दोस्तों ये कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं इनकम टैक्स फॉर्म्स में जो कि एप्लीकेबल होंगे फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए, जिसका रेलेवेंट असेसमेंट ईयर रहेगा 2021, जो कि वेबसाइट पर जल्द ही लाइव हो जाएंगे। अगर मैं आपको वेबसाइट व्यू दिखाऊं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी असेसमेंट ईयर 1920 के ही फॉर्म्स इनकी वेबसाइट पर एप्लीकेबल लाइव हैं। तो जल्द ही सेकेंड वीक ऑफ और फर्स्ट वीक ऑफ जून में ये फॉर्म्स लाइव हो जाएंगे, उसके बाद आप अपनी रिटर्न फाइल करना शुरू कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था। मैं जल्द ही मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।